केशव गहरी नींद में सोया हुआ था, मगर अचानक उसकी आंख खुल गई। सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने देखा कि वो अपने घर पर नहीं बल्कि किसी अजनबी सराय के कमरे में था। केशव अपने आप से बोला, हाँ, ये क्या? ये मैं तो अपने घर पर सोया था, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे मैं कहाँ आ गया? कहाँ आ गया मैं कहाँ आ गया? कहाँ हूँ मैं? केशव घबरा गया। कमरे में बनी खिड़की के पास चला गया और खिड़की के बाहर झांकने लगा और फिर दोबारा अपने आप से बोला, अरे ये कैसा आकाश है? बाप रे बाप, यहाँ तो सिर्फ बिजलियां चमक रही हैं और ये कितनी तेज हवा चल रही है। तभी उसे आसमान से कुछ आता हुआ दिखाई दिया। उसने गौर से देखा तो वो एक सुनहरे रंग का उड़न खटोला था जो धीरे धीरे सराय के सामने बगीचे में उतर गया। हे भगवान, ये तो बड़ा विचित्र सा दृश्य है। सचमुच आसमान से कोई सवारी उतर रही है। ये तो कोई कहानियों का उड़न खटोला दिखता है। उड़न खटोले से दो सुंदर परियां उतरकर इधर उधर देखने लगीं। एक परी दूसरी परी से बोली, मेरा बस चले तो मैं धरती लोक से कभी वापस ही ना जाऊं, और मेरा बस चले तो यहीं बस जाऊं। लेकिन क्या करे, रानी की आंखों से बचते हुए ही तो यहाँ भ्रमण करना पड़ता है। चलो अब देर मत करो, जल्दी से पृथ्वी के उन फलों को तोड़ो और उड़न खटोले में बैठो। हमें अपने परीलोक जल्दी पहुँचना है। वो दोनों परियां एक घने वृक्ष के पास चली गईं। उस वृक्ष पर लाल रंग के सेब लटक रहे थे। उन्होंने उस पेड़ के सारे सेब तोड़ लिए और उड़न खटोले में रख दिए। फिर वो खटोले में बैठ गई। उनके बैठते ही उड़न खटोला तेजी से उड़ने लगा। ये तो कोई जादू है। हाँ, बहुत सुंदर। तभी किसी स्त्री की आवाज केशव के कानों में गूंज उठी, उठ जा मेरे लाल, सुबह हो चुकी है। सूरज सर पर चढ़ाया है, कब तक सोता रहेगा? क्या तुझे काम पर नहीं जाना? केशव की आंख खुल गई। उसने देखा वो बिस्तर पर था। अरे माँ, अरे माँ, तुमने तो मुझे सुंदर सपने से जगा दिया। कितना सुंदर सपना देख रहा था मैं माँ। मैंने देखा कि मैं एक सराय में हूँ और वहां एक उड़न खटोला उतरता है और उसमें से परियां निकलती हैं। वाह 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 वाह, और वो सब लाल सेव तोड़कर उड़ जाती हैं। वाह 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 वाह। माँ उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। बेटा, इस उम्र में परियों के ही सपने आते हैं। अब जल्दी उठ, तेरा मित्र आलोक तुझे 2 बार बुलाने घर पर आ चुका है। केशव तैयार होकर सीधे अपने मित्र आलोक के पास चला गया। आलोक एक पेड़ के नीचे बैठा था। केशव को देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं 2 बार तुम्हारे घर पर गया था। तुम्हारी माँ ने बताया तुम तो घोड़े बेचकर सो रहे हो, हैं? अरे मेरे दोस्त, आज मैंने ना एक बड़ा ही विचित्र सा सपना देखा। अच्छा, कैसा सपना? केशव आलोक को अपने सपने के बारे में विस्तार से बताने लगा। सपना सुनकर आलोक कुछ देर गंभीर सोच में डूबते हुए बोला, बाप रे, तुम्हारा सपना तो वाकई में बड़ा ही विचित्र है यार। लेकिन परियां केवल सपनों में ही होती है, वास्तविकता में इनका कोई वजूद नहीं होता है भाई। दरअसल केशव और आलोक बहुत ही गहरे मित्र थे। उनकी मित्रता पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। कुछ देर बाद केशव आलोक के पास बैठकर फिर अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही केशव के पिता उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से बोले, देखो भाग्यवान, हमारा केशव अब जवान हो गया है और अच्छा कमाने भी लगा है। मैं तो कहता हूँ कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। क्यों? आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। पिताजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मेरी आलोक के साथ कितनी घनिष्ठ मित्रता है। मैं और आलोक साथ साथ विवाह करेंगे। हाँ। अरे लेकिन बेटा, तुम्हारा मित्र आलोक तो अनाथ है।
अगर आप मेरे लिए कोई अच्छी लड़की तलाशेंगे तो साथ ही साथ मेरे मित्र आलोक के लिए भी तलाशना होगा आपको, तभी मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये सुनकर केशव के पिता और माँ दोनों हंसने लगे। अगले दिन केशव अपने दोस्त आलोक से बोला, ए आलोक, पता है, अरे कल मेरे पापा मेरे शादी की बात कर रहे थे। मैंने भी साफ साफ कह दिया, मेरा और तुम्हारा विवाह साथ साथ ही होगा, और अगर वो कोई मेरे लिए लड़की तलाश रहे हैं तो उन्हें तुम्हारे लिए भी कोई सुंदर सुशील कन्या देखनी होगी। हाँ। मेरे दोस्त, तुम्हारे परिवार ने मुझे वैसे भी बहुत सहारा दिया है। मैं तो एक अनाथ था, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं अनाथ हूँ, और तुमने कभी मुझे भाई से कम महसूस नहीं होने दिया। तुम मेरे भाई और मित्र दोनों बन गए हो मेरे भाई। इतना बोलकर आलोक भावुक हो गया। केशव आलोक के साथ ढेर सारी बातें करके कुछ देर बाद अपने घर चला गया। अगले दिन जब केशव की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके माता पिता घबराए हुए थे। पिताजी, आप और माँ की आंखों में इतनी घबराहट क्यों है? क्या हो गया? केशव, बेटा हमें लगता है कि ये गांव छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। गांव में एक महामारी फैल चुकी है। अब तक न जाने कितने लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। ये सुनकर केशव चिंतित हो गया। पिताजी, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर केशव दरवाजे से बाहर निकलकर सीधा आलोक के घर जा पहुंचा। आलोक भी चिंता में डूबा बैठा था। अरे केशव, हमारे गांव में भयंकर महामारी फैल गई है। कल रात ही मेरे पड़ोस के 2 लोग उसकी भेंट चढ़ गए। अरे पता नहीं हमारे खुशहाल गांव को ये किसकी नजर लग गई। समय ऐसे ही बीतने लगा। महामारी की चपेट में केशव के माता पिता भी समा गए। कुछ समय बाद केशव के गांव में सन्नाटा पसर गया। कुछ समय बाद केशव अपने मित्र आलोक के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो उदास होकर आलोक से बोला, हाँ, कभी कभी सोचो तो विश्वास ही नहीं होता। मेरे माता पिता और गांव के न जाने कितने लोग अब हमारे बीच नहीं रहे। हाँ, तुम सही कहते हो भाई। इस महामारी ने हमारे आधे गांव को समाप्त कर दिया, और जो बचे हैं वो गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, क्योंकि अब इस गांव में किसी का मन नहीं लगता, और अब यहाँ कोई काम धंधा भी तो नहीं बचा। हाँ, तुम सही कहते हो। मेरा भी अब इस गांव में बिल्कुल मन नहीं लगता। आलोक, क्यों ना हम दोनों किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना बसेरा बनाएं। भाई, अब माता पिता तो संसार में है नहीं। अब तुम भी अकेले, मैं भी अकेला। दूसरे राज्य में जाकर कोई काम धंधा ढूंढेंगे या कोई व्यापार करेंगे, क्योंकि गांव में तो अब कुछ भी बचा नहीं। क्या कहते हो? आलोक गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने केशव की ओर देखते हुए बोला, हाँ, मैं भी काफी दिनों से तुमसे यही कहने की सोच रहा था भाई। चलो ठीक है, चलो हम दोनों इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे राज्य की ओर रवाना हो जाएंगे और इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। अगले दिन केशव और आलोक ने अपने अपने सामान बांधे और अपने गांव से बाहर की ओर निकल पड़े। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें 2 अलग अलग दिशाओं में जाने वाले रास्ते दिखाई दिए। अरे भाई, ये तो बहुत ही बड़ी दुविधा हो गई। अब हमें किस रास्ते की ओर जाना चाहिए? मेरे भाई, मुझे लगता है कि हम दोनों को अलग अलग रास्ते से जाना चाहिए। क्या कहते हो? क्या तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? अरे नहीं मित्र, अलग तो मैं भी नहीं होना चाहता, लेकिन देखो, मेरा ख्याल है कि हम दोनों को 2 अलग अलग रास्ते पकड़ने चाहिए, ताकि अगर किसी एक रास्ते पर किसी भी मित्र को कोई मुसीबत आए तो दूसरा मित्र महफूज रहे और उसकी मदद कर सके। इसलिए ये सुनकर केशव गहरी सोच में डूब गया। अच्छा, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हम दोनों में से कौन मुसीबत में है? आलोक सोच में डूब गया। फिर उसने एक वृक्ष के ऊपर एक निशान बना दिया। हाँ, सुनो, 1 वर्ष के बाद हम दोनों यहीं पर आकर मिलेंगे। अगर हम दोनों यहाँ पर आते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम दोनों सुरक्षित हैं, और अगर तुम यहाँ पे नहीं आते तो मैं तुम्हारा पता लगाने का प्रयास करूंगा
और जानने का प्रयास करूंगा कि तुम पर क्या मुसीबत आई है, और अगर मैं नहीं आता हूं तो तुम समझ जाना कि मैं किसी मुसीबत में हूं, बस। केशव को अपने मित्र आलोक का विचार पसंद आया और फिर दोनों दोस्त अलग अलग दिशाओं में अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। आलोक जिस दिशा में गया वहां काफी दूर चलने के बाद एक घना जंगल पड़ा। आलोक को बहुत तेजी से भूख लग रही थी। हाँ, क्यों ना यहाँ बैठकर थोड़ा सा खाना खा लिया जाए, क्योंकि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है। आलोक ने रोटी निकाल ली, तभी एक साधु वहां पर आ पहुंचा। बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। हाँ, मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा। आलोक को साधु को देखकर तरस आ गया। लो साधु महाराज, एक रोटी तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत सारी भूख लगी है। मुझे तुम्हारा पूरा भोजन चाहिए। अगर तुम्हें देना हो तो दो, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। आलोक गहरी सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि अगर उसने सारा भोजन दे दिया तो आगे पता नहीं कितना लंबा सफर करना पड़ेगा। और हाँ, भोजन देने से पहले सोच लेना, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो रास्ता काफी लंबा है। तुम्हें 3 दिन तक लगातार जंगलों में चलकर रास्ता मिलेगा। अब तुम सोच लो, क्या तुम मुझे भूखा मरने दोगे या फिर स्वयं मुश्किल उठाओगे? बताओ। आलोक कुछ देर सोचकर और फिर सारा भोजन साधु को देते हुए बोला। साधु महाराज, एक काम करिए, ये भोजन आप ही खा लीजिए। मैं तो जवान व्यक्ति हूँ, पेड़ पत्ते या पौधे खाकर ही गुजारा कर लूंगा। वैसे भी मुझे कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, मैं तो मंजिल की तलाश में निकला हूँ। ये सुनकर साधु प्रसन्न हो गया। हाँ ये तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा थी बेटा। इतना कहकर साधु एक छोटा सा पत्थर आलोक को देते हुए बोला। ये लो, इस पत्थर की विचित्रता ये है कि इस पत्थर से तुम किसी भी धातु को स्पर्श करोगे, वो धातु सोने की बन जाएगी। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। अरे वाह, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? चलो करके देखता हूँ। आलोक ने अपनी उंगली से छोटी सी अंगूठी उतार ली। उसने जैसे ही वो अंगूठी उस पत्थर से स्पर्श की, वो रंग बिरंगी किरणों से चमकती हुई सुंदर सोने की अंगूठी में परिवर्तित हो गई। अरे वाह 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 अरे वाह, मजा आ गया ये तो वास्तव में सोने की अंगूठी बन गई। हाँ, क्यों ना मैं अपने मित्र को जाकर ये बताऊं। ओहो, लेकिन फायदा क्या, मेरा मित्र तो जा चुका होगा। अब तो 1 वर्ष बाद ही मुलाकात होगी। चलो अब चलकर किसी दूसरे राज्य की ओर निकलता हूँ। 1 वर्ष बाद अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा। हाँ। आलोक लगातार पैदल चलने के बाद एक सुंदर राज्य में पहुंच गया। वो एक सराय के अंदर जाकर इधर उधर देखने लगा। तभी सराय के अंदर की एक बूढ़ी औरत आलोक के सामने आ पहुंची। सराय की मालकिन मैं हूँ। मैं यहाँ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। रह सकते हो, लेकिन तुम्हें रोज एक स्वर्ण मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा। आलोक सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसे याद आया कि उसके पास तो चमत्कारी पत्थर है। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम तो काफी गरीब मालूम होते हो। क्या तुम रोज एक स्वर्ण मुद्रा का भुगतान कर पाओगे? हाँ हाँ, कर पाऊंगा। आप तो बस मुझे कमरा दिखा दीजिए। आलोक के पास कुछ तांबे की मुद्राएं पड़ी थीं। आलोक ने उन्हें पत्थर से स्पर्श करके सभी को स्वर्ण मुद्राओं में परिवर्तित कर दिया। एक दिन सराय में ठहरकर आलोक एक लोहार की दुकान पर बहुत सी धातुएं, खासकर लोहे की, लेकर आ पहुंचा और उन सभी को सोने में परिवर्तित कर दिया। देखते ही देखते आलोक उस राज्य का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। अब उसके पास एक सोने के महल जैसी हवेली थी, बड़ा व्यापार था और कई नौकर चाकर थे। एक दिन सराय की बुढ़िया मालकिन के पास एक ग्राहक आया। वो सराय में रुकने के लिए एक कमरा चाहता था।
ग्राहक बूढ़ी औरत से बोला, अब मुझे एक कमरा चाहिए, जल्दी करो। कमरा तो मिल जाएगा, पर पहले एक स्वर्ण मुद्रा का भुगतान करना होगा। बकवास बंद करो, इससे अच्छा तो आलोक सेठ की सराय में ठहर जाऊं। अरे वो बहुत कम किराया वसूलते हैं। हाँ? इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। बुढ़िया औरत का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसी समय उसकी बेटी चंद्रलेखा वहां आ गई। क्या हुआ माँ, आपके चेहरे पर क्रोध क्यों झलक रहा है? कुछ समय पहले यही आलोक फटीचर बनकर मेरी सराय में रहता था। समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी वो धनवान कैसे बन गया। अब उसके पास आलीशान हवेली है, नौकर चाकर है और एक बहुत बड़ा व्यापार भी। कुछ तो रहस्य है जो वो हमसे छिपा रहा है। आप सही कह रही हैं माँ। अगर आप कहें तो मैं उसे अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर सारा रहस्य पूछ सकती हूँ। तूने तो मेरे मन की बात कह दी चंद्रलेखा। जाकर अपने सौंदर्य का जादू उस पर चला दे। अगले दिन चंद्रलेखा आलोक की हवेली पहुंच गई। चंद्रलेखा को देखकर आलोक बस उसे देखता ही रह गया। मैं इस राज्य की सराय की मालकिन की पुत्री हूँ। कुछ दिनों से हमारी सराय ठीक नहीं चल रही और हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। आप तो दूसरों की मदद करते हैं, क्या हमारी भी सहायता करेंगे? हाँ, जब मैं पहली बार इस राज्य में आया था तो तुम्हारी माँ की सराय में ठहरा था। बिल्कुल मदद करूंगा। इतना कहकर आलोक ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं उसे दे दी। अगले दिन चंद्रलेखा वहां आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे चंद्रलेखा रोज आलोक की हवेली आने लगी और देखते ही देखते आलोक उसके प्रेम में पड़ गया। एक दिन चंद्रलेखा आलोक से बोली, अब लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं। कैसी बातें? मैं रोज तुम्हारी हवेली में तुमसे मिलने आती हूँ। लोग मुझे गलत नजर से देख रहे हैं, लेकिन अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं समाज के ताने सह लूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो इसका मतलब तुम मेरे होने वाले पति हो। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम इस राज्य में पहली बार आए थे तब तुम बहुत गरीब थे। अचानक से तुम इतने धनवान कैसे बन गए? ये तो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया औरत खुद आलोक के घर आकर बोली, अब जल्दी से विवाह कर लो। अब समाज मेरी बेटी को बड़े बड़े ताने दे रहा है। आलोक ने मंदिर में जाकर चंद्रलेखा से विवाह कर लिया। राज्य में ये बात प्रसिद्ध हो गई कि आलोक सेठ ने सराय की मालकिन की बेटी चंद्रलेखा से विवाह कर लिया है। सुहागरात में चंद्रलेखा आलोक से बोली, अब तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अब तो बता दो कि तुम इतने धनवान कैसे बन गए। आलोक वही चमत्कारी पत्थर चंद्रलेखा को दिखाते हुए बोला, मेरे पास ये देखो, ये एक कीमती पत्थर है। मैं उसे किसी भी धातु से स्पर्श करूं तो वो सोने की बन जाती है। लेकिन हाँ, इस बारे में किसी को बताना मत। हाँ। इतना कहकर आलोक ने पत्थर वापस अपनी जेब में रख लिया। अगली सुबह आलोक गहरी नींद में था। चंद्रलेखा अपनी माँ के पास गई और उसे पूरी बात बता दी। बुढ़िया औरत तुरंत चंद्रलेखा के साथ हवेली आ पहुंची। अब देर मत कर, जल्दी से पत्थर निकाल। जैसे ही चंद्रलेखा ने आलोक के कपड़ों से पत्थर निकाला, आलोक की आंख खुल गई। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मूर्ख, अब ये पत्थर हम माँ बेटी के पास रहेगा। मैंने तो बस इसी पत्थर के लिए अपनी बेटी को तुझसे चिपकाया था। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं पूरे राज्य को तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के इस धोखे के बारे में बता दूंगा। तभी सराय की मालकिन बुढ़िया ने फूलदान उठाकर आलोक के सिर पर मार दिया। आलोक चीखते हुए बेहोश हो गया। माँ, ये क्या किया तुमने?
मूर्ख, अब सबको पता है कि आलोक तेरा पति बन चुका है। इसे तहखाने में बंद कर दो और अब किसी भी नए आदमी को हवेली में मत आने देना। उस दिन के बाद आलोक को तहखाने में बंद कर दिया गया। अगर कोई उससे मिलने आता तो मिलने नहीं दिया जाता। इधर कई दिन भटकने के बाद केशव एक अजनबी राज्य के एक पुराने महल के पास एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी तकदीर को कोस रहा था। हाँ, लगता है मेरी किस्मत में ठोकर ही लिखी है। कितना समय हो गया धक्के खाते हुए, ना कोई काम मिला, ना ही कोई और राह दिखाई दी। उसी पल उसकी नजर एक पेड़ पर बैठी एक बंदरिया पर पड़ी, जो उसके नजदीक बैठे हुए उसकी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। अरे ये क्या, तू तो ऐसे बैठी हुई है जैसे मेरी बातों को समझ रही हो, हैं? अचानक एक भेड़िया तेजी से दौड़ता हुआ आया और बंदरिया पर झपट पड़ा। बंदरिया डर के मारे कांपने लगी। तभी केशव ने झट से एक जोरदार मुक्का भेड़िए के मुंह पर जड़ दिया। भेड़िया चीखते हुए पीछे गिरा और भाग खड़ा हुआ। उसी क्षण वहां एक तेज कदमों की आहट आई। एक भव्य वेशभूषा वाला पुरुष वहां आ पहुंचा। वो था राजा विक्रम। हो, तुमने मेरी पुत्री की जान बचा ली। अगर तुम समय पर नहीं आते तब तो वो भेड़िया उसे मार ही डालता। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो बंदरिया की जान बचाई है। मैं इस राज्य का राजा हूं और ये बंदरिया मेरी पुत्री रूप सुंदरी है। जानता हूं वो अब एक बंदरिया है, पर इसके पीछे एक कहानी है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अच्छा, पहले ये बताओ तुम कौन हो? केशव अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा कि कैसे वो दर दर भटक रहा है, कैसे उसे कोई स्थान नहीं मिला। तुमने हमारी पुत्री की सहायता की है। चलो हमारे साथ तुम महल चलो। कुछ दिन बीत गए। केशव अब महल में विश्राम कर रहा था। एक दिन राजा विक्रम और राजगुरु उसके कक्ष में आ पहुंचे। मेरी पुत्री रूप सुंदरी बहुत चंचल थी। एक दिन उसने एक साधु से मजाक कर दिया और बस क्रोधित साधु ने उसे बंदरिया बना दिया और फिर चला गया। हैं? तो क्या रूप सुंदरी अब सारा जीवन यूं ही रहेगी बंदरिया बनके? नहीं 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 नहीं, एक उपाय है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना है कि निकटवर्ती बल्लभगढ़ राज्य की एक सराय के सामने हर रात 2 परियां आती हैं एक उड़न खटोले पर। उनके पास एक ऐसी औषधि है जो यदि रूप सुंदरी को सुंघाई जाए तो वो अपने असली रूप में लौट सकती है। हाँ, पर हमारी समस्या ये है कि उन्हें कोई भी मनुष्य, मतलब सामान्य मनुष्य देख नहीं सकता। केवल वही देख सकता है जिसने उन्हें कभी स्वप्न में देखा हो। इतना सुनते ही केशव चौंक पड़ा। हाँ मुझे कुछ समय पहले एक सपना आया था। मतलब मैं एक सराय में था और 2 परियां उड़न खटोले से उतरकर पेड़ से फल तोड़ रही थी। मैंने ये बात अपने दोस्त और माँ को बताई थी, पर सबने तो मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया था। क्या बात कर रहे हो? ये तो चमत्कार हो गया। भगवान ने तुम्हें हमारी सहायता के लिए चुना है, क्यों महाराज? हाँ, बात तो सही है। और अगर ऐसा है तो तुम तुरंत प्रस्थान करो, उस औषधि को लेकर आओ। यदि रूप सुंदरी अपने रूप में लौट आई तो निश्चित तौर पर हम तुम्हारा विवाह रूप सुंदरी के साथ कर देंगे और ये राज्य भी तुम्हें सौंप देंगे। केशव बल्लभगढ़ राज्य की ओर रवाना हो गया। वो सराय को पहचान गया, वही जो उसने स्वप्न में देखी थी। उसे संजोग से वही कमरा मिला जो उसने सपने में देखा था। वो रात की प्रतीक्षा करने लगा। रात के अंधेरे में बिजली चमकी और आकाश से एक उड़न खटोला नीचे उतरा। 2 सुंदर परियां उतरकर पेड़ से फल तोड़ने लगीं। केशव तेजी से दौड़कर उड़न खटोले पर जा बैठा। अरे, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। साधारण मनुष्य उड़न खटोले पर बैठता तो भस्म हो जाता। इसका अर्थ है इसने कभी स्वप्न में हमें देखा है। इसका मन सच्चा है। कहो मनुष्य, क्या चाहते हो? राजा विक्रम की पुत्री रूप सुंदरी पर एक श्राप है। मैं चाहता हूं वो औषधि जिससे वो फिर से मनुष्य बन सके।
दूसरी परी ने हाथ घुमाया, एक शीशी प्रकट हुई। इसे जाकर रूप सुंदरी को सुंघा देना, वो अपने असली रूप में लौट आएगी। क्या भविष्य में यदि मुझे फिर से सहायता की आवश्यकता पड़ी तो? अगर तुम किसी और की सहायता के लिए आओगे तो हम सहायता करेंगी, लेकिन अगर अपने स्वार्थ के लिए आओगे तो हम मदद नहीं करेंगी। इतना कहकर परियां उड़न खटोले पर बैठीं और आकाश में विलीन हो गईं। केशव शीशी लेकर महल लौट आया। राजगुरु ने जैसे ही औषधि बंदरिया को सुंघाई, वो एकाएक एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। केशव, मैं तुम्हें वचन देता हूं, अब रूप सुंदरी का विवाह तुमसे ही होगा और ये पूरा राज्य तुम्हारा होगा। कुछ दिनों बाद केशव का विवाह रूप सुंदरी से हो गया। समय शांत और सुखद बीतता रहा। एक दिन राजा विक्रम स्वयं केशव के पास आकर बोला, हाँ, अब समय आ गया है केशव। मैं चाहता हूं कि तुम अब शासन को संभालो। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं। लेकिन राजन, कृपया करके आप मुझे कुछ समय दीजिए। मैंने अपने मित्र से वादा किया था कि 1 वर्ष के बाद मैं उससे मिलने आऊंगा। समय निकट है, मैं उससे मिलकर लौटते ही इस राज्य की बागडोर संभाल लूंगा। राजा विक्रम ने सहमति में सिर हिला दिया। उसी दिन केशव उस वृक्ष की ओर चल पड़ा जहां 1 वर्ष पहले उसके मित्र आलोक ने निशान लगाया था, पर वो वृक्ष अब वीरान था। आलोक वहां नहीं था। केशव ने सुबह से शाम तक प्रतीक्षा की, पर मित्र नहीं आया। हाँ, अगर वो आया नहीं तो जरूर वो किसी मुसीबत में है। मैं उस रास्ते पर जाऊंगा जो उसने चुना था। कई दिनों की यात्रा के बाद केशव उसी राज्य में जा पहुंचा जहां आलोक गया था। उसने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, देखिए, क्या आप किसी आलोक नाम के व्यक्ति को जानते हैं जो कुछ समय पहले यहाँ आया हो? वो मेरा बचपन का मित्र है। ओहो, कहीं तुम आलोक सेठ की बात तो नहीं कर रहे हो? आलोक सेठ? अरे हाँ भाई, जब वो आया था तब तो वो बहुत गरीब था। फिर किस्मत ने पलटा खाया और वो इस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। लेकिन मूर्खता देखो, उसने यहाँ की सराय की मालकिन की चालाक बेटी चंद्रलेखा से विवाह कर लिया और फिर उसे कोई देख ही नहीं पाया। इतना बोलकर उस व्यक्ति ने एक भव्य हवेली की ओर इशारा करते हुए बोला, यही है आलोक सेठ की हवेली, लेकिन अब कोई उससे नहीं मिल सकता। केशव सीधे हवेली की ओर चला गया और वहां खड़े द्वारपाल से बोला, मुझे आलोक से मिलना है। कह दो कि उसका मित्र केशव आया है। नौकर अंदर गया। कुछ क्षण बाद बाहर आकर बोला, सेठ आलोक दास ने कहलवाया है कि उनका कोई मित्र नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। इतने में एक सुंदर स्त्री बाहर आ पहुंची। कौन हो तुम? मैं आलोक का मित्र हूँ। मैं चंद्रलेखा हूँ, आलोक की पत्नी। अब जाओ यहाँ से, वो किसी से नहीं मिलना चाहते। तभी उसकी माँ सराय की मालकिन गुस्से से बाहर आकर बोली, इतनी देर से बात कर रहा है इससे, धक्के देकर बाहर निकाले से। केशव दांत पीसता हुआ लौट आया। उसे यकीन हो गया था कि उसके मित्र के साथ कुछ अनहोनी हुई है। अब तो बस वो 2 परियां ही मदद कर सकती हैं। केशव बल्लभगढ़ राज्य की ओर रवाना हो गया। रात को वो उसी सराय में ठहरा जहां पहले परियों से मिला था। रात के समय उड़न खटोला उतरा। परियां फलों को तोड़ रही थीं। तभी केशव उन दोनों के पास आकर बोला, मैं फिर आ गया हूँ, इस बार अपने मित्र के लिए। केशव ने परियों को पूरी बात बताई। तुम्हारा मित्र एक तहखाने में बंद है, कई दिनों से भूखा प्यासा है। उसे उसकी पत्नी और सास ने कैद किया है। मेरी मदद करो। ये 2 शीशियां लो। पहली को सूंघोगे तो बंदर बन जाओगे और दोबारा सूंघोगे तो वापस इंसान बन जाओगे। दूसरी शीशी किसी पर फेंकोगे
तो वो बंदर बन जाएगा। मैं इसका क्या करूंगा? पहले खुद शीशी सूंघो, बंदर बनो, हवेली में घुसो, आलोक को भी शीशी दो, दोनों बंदर बनकर बाहर निकल आना, फिर वापस इंसान बन जाना। और दूसरी शीशी से मैं उन दोनों को हाँ। केशव परियों का आभार मानते हुए लौटा और सुबह तक हवेली जा पहुंचा। एक शीशी सूंघकर बंदर बनकर हवेली की दीवारों को फांदता हुआ तहखाने में जा पहुंचा। आलोक बुरी हालत में था। चलो, कोई तो आया। तभी केशव ने शीशी फिर सूंघी, इंसान बन गया। हाँ, मित्र मित्र मैं आ गया हूँ। हाँ, तू बंदर से आदमी बन गया? अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ ये सब कैसे हुआ? आलोक ने बताया कि शादी के बाद उसकी पत्नी और सास ने उससे चमत्कारी पत्थर छीन लिया और उसे कैद कर लिया। अब और नहीं, चलो यहाँ से निकलते हैं। अरे, तहखाने के बाहर बड़ा कड़ा पहरा है। तभी तो परियों ने मुझे ये दिया है। दोनों ने शीशी सूंघी, बंदर बने और हवेली से बाहर निकल आए। फिर शीशी सूंघकर वापस इंसान बन गए। बहुत दिन बाद खुली हवा महसूस कर रहा हूँ। अरे बस 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 बस, मैं हूं ना। चल, अब समय आ गया है बदला लेने का। चल मेरे भाई। दोनों सीधे हवेली में घुस गए। चंद्रलेखा और उसकी माँ आलोक को देखकर चौंक गईं। तू आजाद कैसे हुआ? मेरे मित्र का चमत्कारी पत्थर वापस दे मुझे। निकल जाओ यहाँ से। अब अगर दोबारा लौटे तो जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनकर केशव का क्रोध भड़क उठा। उसने अपनी दूसरी शीशी से थोड़े से जादुई पानी की बूंदें चंद्रलेखा पर छिड़क दी। अरे, ये क्या हो रहा है? पल भर में चंद्रलेखा एक बंदरिया में बदल गई। अरे नहीं, मेरी बेटी, तूने मेरी बेटी को बंदरिया बना दिया। अब चमत्कारी पत्थर हमारे हवाले कर दे, ला दे। पहले मेरी बेटी को सही कर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। पहले पत्थर दे दो। मजबूर होकर बूढ़ी औरत ने वो चमत्कारी पत्थर आलोक को सौंप दिया। लो पत्थर, मेरी बेटी को फिर से इंसान बना दो। हम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये दोनों माँ बेटी फिर किसी और को ठगेंगी। इनका इस समाज में रहना ही घातक है। तो फिर चिंता किस बात की है, इसे भी बंदरिया बना देते हैं। केशव ने वही जादुई जल बूढ़ी औरत पर भी छिड़क दिया और अब वो भी बंदरिया बन गई। केशव ने दोनों माँ बेटी को एक पिंजरे में बंद कर दिया। मेरे मित्र, अगर तू नहीं आता तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरे मित्र, अगर हम दोनों एक ही रास्ते पर निकलते तो शायद दोनों ही फंस जाते। तूने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। दोनों मित्र हंसने लगे। और हाँ मित्र, अब मैं एक राजा बन गया हूँ और मैंने विवाह भी कर लिया है। विवाह? अरे वाह! विवाह तो मैंने भी किया था मित्र, लेकिन मेरी पत्नी धोखेबाज निकली। पर मैं एक पति होने का धर्म निभाऊंगा। अब वो बंदरिया है तो भी उसकी देखभाल तो करूंगा। ये सुनकर केशव जोर से हंस पड़ा और आलोक से विदा लेकर राजा विक्रम के पास चला गया। राजा विक्रम ने अपना राज्य त्याग कर तीर्थ की ओर प्रस्थान कर लिया और दोनों मित्रों ने अपना जीवन सुखपूर्वक बिताना शुरू किया। कुछ वर्ष बाद आलोक ने एक सुंदर स्त्री चंद्रिका से विवाह कर लिया। चंद्रिका ने जैसे ही हवेली में प्रवेश किया तो वो बंदरियों को पिंजरे में देखकर चौंकते हुए बोली, ये दोनों बंदरियां कौन हैं? समझ लो, ये मेरी पहली पत्नी है और दूसरी मेरी सास। ये सुनते ही चंद्रिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप तो बहुत मजाकिया हैं। और इस तरह दोनों मित्रों का जीवन हंसी, सीख
और मित्रता के साथ आगे बढ़ता गया।